वेलकम बैक टू मिशन फार्मेसी। मुझे बहुत खुशी है कि आप सब आज हमारे एक नए सेशन के लिए यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम कठिन से कठिन टॉपिक को बेहद आसान और सरल भाषा में समझेंगे, जो कि हमने पिछले लेक्चर में जो चीज़ें पढ़ी थी उसके आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेल क्या होते हैं, उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था और उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था कि कौन-कौन से सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम उन उसी के आगे स्टार्ट करने वाले हैं कि जो हमारे सेल थे, उनके कौन-कौन से पार्ट हैं, कौन-कौन से सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं और उन सेल ऑर्गेनेल के फंक्शन क्या-क्या हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप हमारे चैनल मिशन फार्मेसी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं, वो आपको समय-समय पर नोटिफ़िकेशन के थ्रू मिलता रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा नया लेक्चर सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले व्हाट इज़ सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन इज़ ए थिन फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सेल। मतलब जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो पतला, लचीला और फ्लेक्सिबली परमेबल होता है। मतलब किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को ही अंदर जाने देता है सेल के और एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को ही सेल से बाहर आने देता है। इसीलिए इसको बोला गया सिलेक्टिवली परमेबल। अब जैसा कि दिख रहा होगा फिगर में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था। साइंटिस्ट का नाम क्या है? सिंगर निकोलसन इन 1972। सिंगर निकोलसन ने दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। उन्होंने अपने उस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में बताया था कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो हमारा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होगा, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। उसके बाद उसमें ग्लाइकोलिपिड पाए जाएँगे। ग्लाइकोलिपिड क्या होते हैं? ग्लूकोज और लिपिड जब एक साथ मिलते हैं तो उसको बोला जाता है ग्लाइकोलिपिड। दूसरा कार्बोहाइड्रेट चेन पाए जाएँगे उसमें और ग्लाइकोप्रोटीन पाए जाएँगे। अब ग्लाइकोप्रोटीन क्या होते हैं? जिस तरीके से ग्लूकोज और लिपिड मिलके ग्लाइकोलिपिड है, उसी तरह से ग्लूकोज और प्रोटीन मिलके ग्लाइकोप्रोटीन। कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। हमारा जो ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, बाहरी लेयर जो है पूरा कोलेस्ट्रॉल लिपिड ही हो और इसमें पाए जाते हैं इंटीग्रल प्रोटीन पाए जाते हैं जो इसके अंदर धंसे हुए होते हैं। चैनल प्रोटीन पाए जाते हैं जिसके थ्रू हमारे कुछ ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। कैरियर प्रोटीन ये भी ट्रांसपोर्टेशन में काम करते हैं और पेरिफेरल प्रोटीन जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन के बाहरी परत पे पाए जाते हैं। तो ये सारे हमारे सेल मेम्ब्रेन के पार्ट हैं। ये चीज़ें हमारे सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती हैं। अब आते हैं कि इनका काम क्या होता है, फंक्शन क्या है हमारे सेल मेम्ब्रेन के। सबसे पहला है प्रोटेक्शन, सुरक्षा का काम करता है। सुरक्षा मतलब हमारे जो सेल के ऑर्गेनेल हैं उनकी सुरक्षा करेगा, उस सेल को शेप को बना के रखेगा। सिलेक्टिवली परमेबल होगा, क्या करेगा? अलाउ सम सब्सटेंसेस टू एंटर द एंड प्रिवेंट अदर। मतलब हमारा जो सिलेक्टिव परमेबिलिटी है वो क्या करेगा? कुछ ही सब्सटेंस को अंदर जाने देगा और बाकी सब्सटेंस को रोक देगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस ट्रांसपोर्टेशन में भी काम करता है। हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ आयन, न्यूट्रिएंट एंड वाटर। वेस्ट प्रोडक्ट वाटर को भी ट्रांसपोर्ट कराएगा। तो ये सारी चीजें सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होती है। नेक्स्ट है सेल कम्युनिकेशन। सेल्स कम्युनिकेट थ्रू केमिकल सिग्नल। मतलब जो सेल है वो इन्हीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट करेगा। कैसे? केमिकल रिलीज करके। अगर एक सेल में कोई डैमेज आया है तो वो बगल वाले सेल को सिग्नल दे देता है कि ये इन्फेक्शन आया हुआ है, इससे आप बचिए। इसीलिए जब एक सेल में इन्फेक्शन होता है दूसरा सेल अपना डिफेंस मैकेनिज्म शुरू कर देता है, उसी को बोला जाता है सेल कम्युनिकेशन। तो ये कम्युनिकेशन किससे शुरू होता है? हमारे सेल मेम्ब्रेन से। सेल रिकग्निशन मतलब कोशिका की पहचान करना। हेल्प इन आइडेंटिफाई सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल। जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह होते हैं
होते हैं ना, तो हमारा बॉडी उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकता है। एक्सेप्ट कैसे करेगा? उसको आइडेंटिफाई करके कि ये हमारे ही शरीर का पार्ट है। अगर आइडेंटिफाई कर लिया तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाया तो रिजेक्ट कर देगा। अब वो जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो सेल के द्वारा होता है, और सेल का वो भी सेल मेम्ब्रेन जो है हमारा, ये आइडेंटिफाई करता है आर्गन के सेल को। अगर वो पहचान के एक्सेप्ट कर लिया तो आर्गन ट्रांसप्लांट आसानी से हो। मेंटेन होम्योस्टेसिस मतलब हेल्प इन मेंटेनिंग इंटरनल बैलेंस ऑफ उन सेल के अंदर जो भी पीएच है, आयन है, उनके जो बैलेंस बनाना है वो किस पे डिपेंड करता है? हमारे सेल मेम्ब्रेन पे। सेल मेम्ब्रेन ही क्या करेगा? हमारा जो पीएच है, जो आयन है, उसको होम्योस्टेसिस को बनाए। तो ये हमारे सेल के फंक्शन हो गए। सेल मेम्ब्रेन के जो जो भी फंक्शन थे वो जैसे प्रोटेक्शन का काम, सिलेक्टिव परमेबिलिटी का काम, ट्रांसपोर्टेशन का काम, सेल कम्युनिकेशन का काम करता है, सेल रिकॉग्निशन का भी काम करता है, और होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। अब आते हैं कंपोजिशन। क्या क्या कंपोजिशन होते हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन में अभी बताया था फास्फोलिपिड पाया जाएगा। फास्फोलिपिड बाइलेयर पढ़े थे, वही फास्फोलिपिड बाइलेयर जो है उसमें लिपिड पाया जाता है, और वो लिपिड कितना होता है? 40 to 50%। दूसरा है प्रोटीन। डिफरेंट टाइप के प्रोटीन पढ़े थे, जैसे इंटीग्रल प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन। इतने प्रोटीन के बारे में हम पढ़े थे, और ये सारे टोटल टोटल कितने होते हैं? 50 to 60% होते हैं। 40 to 50% लिपिड होगा, 50 to 60% प्रोटीन होगा। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो 5 to 10% हमारा कार्बोहाइड्रेट। अब आगे जो है हमारा है लिपिड में कौन से लिपिड पाए जाते हैं? फास्फोलिपिड पाया जाएगा, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल पाया जाएगा, ग्लाइकोलिपिड पाया जाएगा। अब जो फास्फोलिपिड है ये क्या है? फास्फोरस के साथ कंबाइंड होके बनाएगा फास्फोलिपिड। कोलेस्ट्रॉल एक अलग कैटेगरी है लिपिड का। उसके बाद ग्लाइकोप्रोटीन, जब ग्लूकोज प्रोटीन के साथ मिलके बनाएगा तो वो ग्लाइकोप्रोटीन हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? ग्लाइकोलिपिड है। मतलब जब हमारा लिपिड ग्लूकोज के साथ कंबाइन हो जाता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है, तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। प्रोटीन में इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन, जिसको हिंदी में बोलते हैं आंतरिक प्रोटीन, पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक मतलब जो ये अंदर की तरफ धंसे हुए हैं, ये जो उस सेल मेम्ब्रेन में धंसे हुए हैं, उसको बोला गया है इंट्रिंसिक प्रोटीन। और जो एक्सट्रिंसिक बोला गया वो जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है, वो अंदर नहीं धंसे हुए हैं, उनको बोला गया। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के रूप में पाए जाते हैं, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है। इस नेक्स्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? अगर कोई भी सब्सटेंस की जरूरत हमारे सेल के अंदर पड़ी है तो वो कहाँ से जाएगा? सेल के बाहर से सेल के अंदर जाएगा। किसके थ्रू जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। अब उसमें सबसे पहले आता है डिफ्यूजन, जिसका नाम है विसरण। ये क्या होता है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट जो होगा वो डिफ्यूजन होगा। अब इसमें क्या होता है कि मान लो ये इंट्रिंसिक अंदर वाला, सेल के अंदर वाले पार्ट, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल के अंदर वाला पार्ट। हमें सब्सटेंस बाहर से अंदर को ले जाना है। मतलब अगर मान लो ग्लूकोज को ले जाना है, यहाँ से ग्लूकोज को बाहर से अंदर ले जाना है। अगर अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम है अ, और ग्लूकोज बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, तो इस कंडीशन को बोला जाता है डिफ्यूजन। क्योंकि ग्लूकोज की मात्रा बाहर की तरफ ज्यादा है, अंदर की तरफ कम है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज की तरफ मूवमेंट हो रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है डिफ्यूजन। दूसरा क्या है? ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या अंतर है? डिफ्यूजन में क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है हमारा सॉल्यूट मॉलिक्यूल, मतलब जो भी ग्लूकोज
पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, ये सारी चीजें हायर कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। लेकिन ऑस्मोसिस क्या होता है, यहाँ भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, बट यहाँ पे जो होता है वाटर मॉलिक्यूल बाहर है और उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है अंदर की तरफ, या फिर वाटर का कंसंट्रेशन अंदर की तरफ है और उसका मूवमेंट बाहर की तरफ हो रहा है। दोनों चीजें क्या है, ऑस्मोसिस ही है। बट यहाँ पे जो मूवमेंट है वो वाटर का मूवमेंट हो रहा है, वाटर के मूवमेंट के हिसाब से बताया जा रहा है ट्रांसपोर्टेशन, इसलिए इसको ऑस्मोसिस बोला जाता है। नेक्स्ट है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड मतलब किसी का सहायता लेके, कुछ सब्सटेंस है जिसका डिफ्यूजन नहीं हो पा रहा है तो वो किसी का सहायता लेके डिफ्यूज होंगे। जैसे यहाँ पे कुछ मालिक्यूल हैं जो फास्फोलिपिड बाइलेयर से क्रॉस नहीं हो पा रहे हैं। बेसिकली वो नहीं क्रॉस हो पाते हैं जिनका नेचर एक्वस होता है, क्योंकि हमारा जो फास्फोलिपिड बाइलेयर है वो लिपिड का बना हुआ है जिससे वो क्रॉस नहीं हो पाते। तो जो एक्वस वाले पार्ट होते हैं वो मैक्सिमम उन्हें एक कैरियर की जरूरत पड़ती है। वो कैरियर का काम करता है हमारा प्रोटीन, और यही इसी प्रोटीन की वजह से इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोला जाता है। डिफ्यूजन तो पहले ही समझ लिए हो, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी हायर से लोअर ही जाएगा, बट एक कैरियर के थ्रू जाएगा जो फैसिलिटेट करेगा उस डिफ्यूजन को। नेक्स्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नाम से ही समझ में आ रहा है एक्टिव है। एक्टिव है, कोई एक्टिव है तो इसका मतलब उसको एनर्जी उसके पास है या फिर उसको एनर्जी कहीं से मिल रही है, इसलिए वो एक्टिव है। एक्टिव डिफ्यूजन कैसे होगा, हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, और इसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। जबरदस्ती समझ लो भेजा जाता है। मान लो सेल के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है, लेकिन हम बाहर से फिर भी ग्लूकोज को हमें भेजना है, तो क्या करेंगे, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, जबरदस्ती भेजना पड़ेगा, फोर्स लगा के भेजना पड़ेगा। वो जाना नहीं चाहेगा लेकिन उसको जबरदस्ती भेजा जाएगा, इसलिए उसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उसी को बोला जाता है एक्टिव ट्रांस। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था 1972। और ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये सारे लिविंग सेल में पाया जाता है, सभी लिविंग सेल में ये सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा, और इसका जो थिकनेस होता है 7 to 10 नैनोमीटर तक इसका थिकनेस होता है। ये क्या होते हैं, डायनेमिक स्ट्रक्चर होते हैं, कंपोनेंट ऑफ मूव लेटरली विद इन द मेम्ब्रेन। मतलब ये जो फास्फोलिपिड हैं, फास्फोलिपिड ये आपस में मूव करते रहते हैं, हमेशा मूव रहते हैं, ये इसीलिए इसको बोला गया ये डायनेमिक कंडीशन में होते हैं। कुछ की पॉइंट हैं, जैसे इट इज ए लिविंग एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, वो तो है ही है, लिविंग और फ्लेक्सिबल है। उसके बाद सिलेक्टिवली परमेएबल होते हैं, रेगुलेट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस, एंट्री और एग्जिट दोनों को रेगुलेट करते हैं, प्ले वाइटल रोल इन सेल सर्वाइवल। मतलब अगर कोई भी फूड का ट्रांसपोर्टेशन है, आयन का ट्रांसपोर्टेशन है, ये सब किसके द्वारा मैनेज किया जाएगा, हमारे सेल मेम्ब्रेन के द्वारा मैनेज किया जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है सेल मेम्ब्रेन के बारे में, डिफिनीशन क्या है सेल मेम्ब्रेन का और उसके फंक्शन क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या 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 दिया गया था, उन्होंने क्या क्या देखा था, कंपोजिशन के बारे में कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो उसमें कौन कौन से कंपोजिशन है, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है उस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, कौन कौन से ट्रांसपोर्ट हैं, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हमने देखा। तो आज के लिए इतना ही। हम पढ़ रहे हैं सेल बायोलॉजी, और ये हम बी फार्मा सेकेंड ईयर की बायोकेमिस्ट्री का पहला चैप्टर है जिसमें हम सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, ताकि हम आगे के जो भी बायोकेमिस्ट्री के पार्ट हैं, चैप्टर हैं, उनको आसानी से समझ सकें। जैसे एटीपी कोशिका के हर सेल को
ऊर्जा देती है। जैसे एटीपी कोशिका के हर सेल को ऊर्जा देती है, ठीक वैसे ही आपकी रोज की मेहनत, लगन आपके सपनों को सच करने की जैसे एटीपी सेल के हर काम को ऊर्जा देता है, ठीक वैसे ही आपकी रोज की मेहनत और लगन आपके सपनों को सच करने की